नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल आपने क्लासेस जयपुर में। अब तक अपन ने 11 जिलों का अध्ययन किया है। आज अपन अध्ययन करने वाले हैं नए जिले डीग जिले के बारे में। डीग जो जिला है वह किस जिले से अलग करके बनाया गया है, डीग जिले के अंदर कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, उन सभी के बारे में आज अपन संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य जानकारी के बारे में। सामान्य जानकारी के बारे में अब तक अपन ने 11 जिलों के बारे में जो अध्ययन किया सेम वही है। जैसे कि घोषणा कब की गई, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई, अधिसूचना जारी कब हुई, अधिसूचना लागू कब हुई, तो इन सब की डेट प्रत्येक जिले में सेम है। घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त 2023 को, और अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को, और अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त 2023 को। निर्माण की अगर अपन बात करें तो जो भरतपुर जिला है उसके अंदर पहले था डीग उपखंड। जो डीग उपखंड था उसी के अंदर कुछ और क्षेत्रों को मिला करके इसको नया जिला घोषित किया गया। फिर अपन बात करते हैं संभाग की, तो यह आता है अपने भरतपुर संभाग के अंदर। फिर अपन आगे बात करते हैं सीमावर्ती जिलों की, तो सीमावर्ती जिले दो हैं, अलवर और भरतपुर, और यह यूपी और हरियाणा के साथ में भी सीमा बनाता है। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कितने उपखंड और कितनी तहसील हैं। तो उपखंड की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 6 उपखंड और 9 तहसील हैं। पहला उपखंड है डीग, जिसके अंदर 2 तहसील आती हैं, डीग और जनुथर। यहाँ पर जनुसर लिखा हुआ है, आप जनुथर कर लेना इसे। दूसरा उपखंड है कुम्हेर। कुम्हेर उपखंड के अंदर आती हैं 2 तहसीलें, एक तो आती है कुम्हेर तहसील और एक आती है रारह तहसील। और ये जो रारह तहसील है अभी प्रेजेंट में, यह पहले पंचायत हुआ करती थी, और ये है उस टाइम यानी जब ये पंचायत थी तब ये राजस्थान की प्रथम केसलेस पंचायत थी। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं कि तीसरा उपखंड है नगर, जिसके अंदर एक तहसील है, उसका नाम है नगर। चौथा उपखंड है सीकरी, उसके अंदर तहसील है सीकरी। फिर है 5वां उपखंड कामा उपखंड, जिसके अंदर 2 तहसील आती हैं, एक तो आती है कामा तहसील और एक आती है जोरहरा तहसील। नेक्स्ट पे बात करते हैं छठी तहसील। छठी तहसील के अंदर आते हैं, तो वो छठा उपखंड है पहाड़ी, और छठे उपखंड के अंदर एक ही तहसील आती है, उसका नाम है पहाड़ी तहसील। यह है अपने डीग जिले का नक्शा। अगर अपन इसके अंदर बात करें राजस्थान के मैप के अंदर कि ये राजस्थान के मैप पे किधर स्थित है, तो ये देखो यहाँ पर सबसे पूर्वी भाग के अंदर स्थित है ये अपना डीग जिला, और ये सीमा बना रहा है हरियाणा के साथ में और यूपी के साथ में सीमा बनाता है। अगर अपन जिला सीमा की बात करें राजस्थान में किन किन जिलों के साथ, तो ये अलवर के साथ में और भरतपुर के साथ में सीमा बनाता है। दिशा की बात करें तो ये पूर्व में स्थित हैं। फिर अपन नेक्स्ट पे बात करते हैं डीग जिले के विशेष जानकारी के बारे में कि जो डीग है जिला तो अभी बना है, लेकिन ये जो डीग शहर है ये तो बहुत पुराना है, यानी रियासत काल के समय में भी डीग था। अगर डीग के संस्थापक की बात करें तो बदन सिंह जी जाट इसके संस्थापक हैं। डीग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, इसे जाना जाता है जल महलों की नगरी या फंवारों की नगरी के नाम से भी डीग को जाना जाता है। और जो स्कंद पुराण है उसके अंदर डीग का जो नाम मिलता है वह मिलता है दीर्घपुर। क्या मिलता है? दीर्घपुर, यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या था? दीर्घपुर था। और जो जोरहरा की रामलीला सवारी हैं वह डीग जिले की प्रसिद्ध हैं। जोरहरा ये तहसील भी है। फिर अपन बात करते हैं आगे कि जो डीग जिला है यह तो अभी बना है, लेकिन जो डीग स्थान है यह पहले रियासत काल के समय जो ठाकुर बदन सिंह थे उनके समय डीग भरतपुर प्रांत की एक राजधानी थी। नेक्स्ट पे बात करते हैं डीग जिले का जो दुर्ग है, किला कहो या दुर्ग को, उसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट पे बात करते हैं डीग जिले में से बहने वाली या प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। तो डीग जिले के अंदर एक महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी की अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम डीग जिले में से नहीं होता, उद्गम होता है इसका अलवर जिले में से। कहाँ से होता है? अलवर जिले के अंदर से उसका उद्गम होता है। अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम है लसवारी या वरहा नदी के नाम से रूपारेल नदी को जाना जाता है। उद्गम टोडी गांव कहाँ पर है?
थानागाजी, थानागाजी आता है अपने अलवर में। और टोडी गांव के अंदर एक पहाड़ी है, उसका नाम है उदयनाथ की पहाड़ी, वहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। पहले की अगर अपन बात करें तो पहले ये 2 जिलों में प्रवाहित होती थी, अलवर भरतपुर, और फिर आगरा और मथुरा के मध्य जाके यमुना नदी में मिल जाती थी। लेकिन अब डीग को अलग जिला बना दिया, तो अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है 3 जिलों में। अलवर में, अलवर के बाद में बहती हुई जाती है डीग में, डीग के बाद में जाती है भरतपुर में, और भरतपुर में बहने के बाद में ये जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे, रूपारेल की सहायक नदी कौन सी है? रूपारेल की सहायक नदी है कुकुंद नदी, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बात करते हैं सीकरी बांध। सीकरी जो बांध है वह अब आता है डीग जिले में, पहले आता था भरतपुर जिले में। पूछ है कि सीकरी बांध कहाँ पर है, तो वह है डीग जिले में। इसी रूपारेल नदी के किनारे एक सभ्यता है, उसका नाम है नोह सभ्यता, जो कि वर्तमान में भरतपुर जिले में है। मोती झील, मोती झील इसी रूपारेल नदी के किनारे है, जो वर्तमान में भरतपुर जिले में आती है। और मोती झील को कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा, और ये झील प्रसिद्ध है शैवालों के लिए। और ये जो मोती झील है इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल जी ने। किसने करवाया? महाराजा सूरजमल जी ने। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं डीग के महल। डीग के महल की अगर अपन बात करें तो इनका जो निर्माण है वह शुरू हुआ था महाराजा बदन सिंह जी के समय, और निर्माण पूर्ण हुआ था महाराजा सूरजमल जी के समय। फिर अपन बात करते हैं ये जो डीग के महल हैं यह रूपारेल नदी के किनारे स्थित हैं। प्रश्न पूछ ले डीग के महल किस नदी के किनारे हैं, तो वह आएंगी रूपारेल नदी। डीग के जो महल हैं इनके अंदर खूब सारे महल बने हुए, उनमें से प्रमुख महल हैं किशन भवन, नंद भवन, गोपाल भवन, सूरज भवन, केशव भवन, सावन भादो महल या और कृष्णा महल। और इसमें जो सबसे बड़ा भव्य महल है, सबसे बड़ा कहो या भव्य महल कहो, वह है गोपाल महल। अब सावन भादो नाम सुनते ही अपने माइंड में एक और चीज़ आती है कि सर सावन भादो के नाम से तो एक सिंचाई परियोजना भी चलती है, सावन भादो के नाम से कढ़ाइयाँ भी हैं, सावन भादो के नाम से झील भी हैं, सावन भादो के नाम से झरना भी है। तो चलो इन सबको अपन एक ही जगह नोट्स बनाकर लिख लेते हैं। देखो सावन भादो विशेष की बात करते हैं अपन। सावन भादो सिंचाई परियोजना यह तो है अपने कोटा जिले में। सावन भादो कढ़ाइयाँ पूछें तो वह है अपने करणी माता जी के मंदिर में, और करणी माता का मंदिर है अपने देशनोक बीकानेर के अंदर। फिर पूछ ले कि सावन भादो झील कहाँ पर है, तो झील है अचलगढ़ सिरोही के अंदर। सावन भादो झरना पूछ ले तो झरना है जोधपुर में। झरना कहाँ है? जोधपुर में। और सावन भादो महल पूछ ले तो अभी अपन ने बात किया था डीग के महलों के अंदर ही सावन भादो महल आता है, और यह डीग जिले में स्थित है। सिंचाई परियोजना कोटा में, कढ़ाइयाँ देशनोक में, झील अचलगढ़ में, झरना जोधपुर में, महल डीग में। फिर अपन बात करते हैं बागड़ी। बागड़ी क्या है? बागड़ी है एक भेड़ की नस्ल जो कि मेवात क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है? मेवात क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है बागड़ी। अब सर डीग जिले को अंदर क्यों पढ़ रहे हैं बागड़ी को? क्योंकि जो डीग जिला है पहले अपन पढ़ते थे कि अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में आता है, लेकिन अब भरतपुर से अलग करके ही डीग को अलग बना दिया जिला, तो क्या क्षेत्र थोड़ी अलग हो गया? क्षेत्र तो वही है, बस जिला ही अलग घोषित हुआ है। इसलिए अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं और मेवात क्षेत्र के अंदर डीग जिला सम्मिलित है। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं डीग का दुर्ग। वो थे डीग के महल, और अपन बात कर रहे हैं अभी डीग का दुर्ग। डीग के दुर्ग की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल जी ने, और सन 1730 ईस्वी के अंदर। और ये जो डीग का जो दुर्ग है यह बना हुआ है 4 बाग शैली के अंदर। पूछ ले पर्सन डीग का दुर्ग कौन से जिले में है, तो डीग जिले में। निर्माण महाराजा सूरजमल कब? 1730। कौन सी शैली में बनाया हुआ है? यह बना हुआ है 4 बाग शैली के अंदर। और ये जो डीग का दुर्ग है इसके अंदर 12 बुर्ज हैं, जिनमें से लाखा बुर्ज सबसे बड़ा और प्रसिद्ध बुर्ज है। फिर अपन बात करते हैं डीग गोली कांड। देखो डीग नाम तो छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर जो घटनाएं हैं या प्रमुख स्थल हैं, नदियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं अपने लिए।
तो अपन इनका जो अध्ययन है वह पूर्ण रूप से कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी, तो आप वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर आपको पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ नहीं आया, मैं आगे से और अच्छे तरीके से मेहनत करूँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अपन बात करते हैं डीग गोलीकांड की। डीग जो गोलीकांड है यह हुआ था 23 फरवरी 1985 को। डीग गोलीकांड 23 फरवरी 1985 को हुआ। कहाँ पर हुआ? डीग के अंदर। डीग जिला तो अभी बना है, लेकिन डीग स्थान तो था 1985 के अंदर भी, जो भरतपुर जिले में आता था। पहले अपन बात करते थे डीग जिला डीग गोलीकांड भरतपुर जिले में आता था, लेकिन अब डीग गोलीकांड कौन से जिले में? डीग जिले में। अगर अपन बात करें डीग गोलीकांड के अंदर जो भरतपुर के राजा थे, कौन? मान सिंह जी, उनका निधन हो गया था। कब? 23 फरवरी 1985 को। और इसी कारण डीग गोलीकांड के कारण ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उनका नाम है शिवचरण जी माथुर, उनको क्या देना पड़ा था? त्यागपत्र देना पड़ा था। ये सबसे वेरी 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 इम्पोर्टेंट है कि किस गोलीकांड के समय और किस मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। तो पहले तो वो देगा गोलीकांड का नाम और दूसरे नंबर पर देगा मुख्यमंत्री का नाम। तो उनमें से अपन को चयन करना है डीग गोलीकांड और मुख्यमंत्री का नाम शिवचरण जी माथुर। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं डीग का युद्ध। वो तो था डीग गोलीकांड, अब पढ़ रहे हैं अपन डीग का युद्ध। डीग का युद्ध हुआ था 1804 में। कब हुआ? 1804 में। यह युद्ध हुआ था ब्रिटिश मेजर जनरल फ्रेजर और मराठा शासक यशवंतराय होलकर के मध्य। और जो मराठा शासक यशवंतराय होलकर थे उनका सहयोग किया था भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने। और ये युद्ध हुआ था डीग नामक स्थान पर, इसीलिए इसको नाम दिया गया डीग का युद्ध। और इसमें जो विजय हुई थी वह हुई थी मराठा शासक यशवंतराय होलकर की। फिर अपन आगे बात करते हैं कुम्हेर गोवंश अनुसंधान केंद्र। कुम्हेर गोवंश, गोवंश से पता चल रहा है कि गाय का जो वंश है उसका अनुसंधान केंद्र कुम्हेर गोवंश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वह है डीग जिले में। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं नौटंकी। नौटंकी कौन से जिले की प्रसिद्ध है? वह है डीग जिला। और नौटंकी क्या है? यह है एक लोकनाट्य। और ये जो लोकनाट्य है, ये नौटंकी है, ये 9 वाद्य यंत्रों की सहायता से की जाती हैं। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वह हैं ढोलक और शहनाई। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि नौटंकी के जनक कौन हैं? नौटंकी के जनक हैं भूरी लाल। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि नौटंकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कौन है? वह हैं गिरिराज और नाथूलाल जी। नेक्स्ट पे बात करते हैं ये कौन सी शैली में की जाती हैं? शैली आएगी हाथरस शैली। कौन सी? हाथरस शैली। नेक्स्ट पे बात करते हैं प्रमुख नृत्यों की। डीग जिले के अंदर जो प्रमुख नृत्य हैं वह कौन कौन से हैं? पहला नृत्य है चरकुला नृत्य। कौन सा? चरकुला नृत्य। चर यानी चरा, कहाँ का प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य? डीग और भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? डीग और भरतपुर का प्रसिद्ध है। दूसरा नृत्य है बम नृत्य। कौन सा? बम नृत्य। यह भी डीग जिले और भरतपुर जिले दोनों का ही प्रसिद्ध है। और ये जो बम नृत्य हैं यह किया जाता है जब भी कोई नई फसल आती है, और मुख्य रूप से जो होली के पर्व पर जो नई फसल आती है उसी समय बम नृत्य किया जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि नई फसल की खुशी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? 4 ऑप्शन देगा, उनमें से अपन को चयन करना है बम नृत्य का। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं डीग जिले में भरने वाले प्रमुख मेलों के बारे में। यहाँ पर मेले भरते हैं ब्रज यात्रा मेला, भोजन थाली मेला और गंगा दशहरा मेला। ब्रज यात्रा मेला की बात करें तो ये डीग जिले में भरता है। भोजन थाली मेला यह डीग जिले की कामा तहसील के अंदर भरता है भाद्रपद पूर्णिमा को। गंगा दशहरा मेला भरता है, यह भी कामा तहसील डीग जिले के अंदर, और ये मेला भरता है ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।